भाई हमने भी जल्दी उठ करके पढ़ाई की है, मतलब 10-10 12-12 घंटे नॉनस्टॉप पढ़ाई। सुबह जल्दी उठ करके नींद भी खराब की, 10-12 घंटे पढ़ाई भी की, फैमिली फंक्शंस छोड़े, मूवीज छोड़ी, क्रिकेट छोड़ा, कितनी मेहनत की। पापा, ताऊ जी, बुआ, आस पड़ोस, जिसने जो सलाह मशवरा दिया सबकी बात मानी, लेकिन हुआ क्या एंड में? वही जो नहीं होना था। रिजल्ट वो नहीं था जो होना चाहिए था। लेकिन इसके अपोजिट साइड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका रिजल्ट वाकई में बहुत ही अच्छा था। तो मतलब मेहनत सब सेम चल रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो शायद उन्होंने किया और आपने नहीं फॉलो किया। तो आज की ये समरी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है कि एग्जैक्टली आपने वो कौन से स्टेप्स मिस कर दिए, वो कौन सा तरीका मिस कर दिया कि आप उस रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाए के बारे में। समरी ऑफ हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। और अगर इस समरी की बात करें तो ये समरी कोई टिपिकल या ऑर्डिनरी स्टडी गाइड नहीं है जो हमें अक्सर मिल जाती है, क्योंकि इस बार असली और रियल स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स यानी कि टॉपर्स अपने आइडियाज और एडवाइजेस को पेश कर रहे हैं, ना कि प्रोफेसर्स। तो यहाँ पर ऑथर ने इन स्टूडेंट्स के साथ किए गए इंटरव्यू में उनके जवाबों को इकट्ठा किया ताकि आपको ज्यादा एफिशिएंट बनाने में एग्जाम से घबराने के बजाय उसे एक मास्टर की तरफ फेस करने में और आपके काम को कल पर टालने की आदत को खत्म करने में मदद कर सके। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स पर फोकस किया जिन्होंने पढ़ने के लिए स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल करके अपने ग्रेड्स में सुधार किया, ना कि उन स्टूडेंट्स पर जो रात रात भर जाग कर बस पढ़ते ही जाते हैं। इस समरी में दी गई हर एक एडवाइस आपको सही और सटीक नहीं लगेगी, और ये ठीक भी है क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का अपना तरीका होता है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने और खोजने की बात है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है। हमेशा याद रखिए कि कॉलेज का मतलब सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना नहीं होता, बल्कि ये कैंटीन में गप्पे मारने, दोस्तों के साथ मस्ती करने के बारे में भी है, जो आपके कॉलेज के दिनों को यादगार बनाती है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि एजुकेशन का एक सिस्टम होता है और अच्छे ग्रेड्स उसमें एक अहम रोल निभाते हैं। यहाँ पर ऑथर का विजन है आपको गाइड करने का, ताकि आपके कॉलेज के दिन नॉलेज और मस्ती से भरे हुए हो, ना कि स्ट्रेस से। तो इस कहानी को मैं नरेट कर रही हूँ, लेकिन शब्द है ऑथर के। तो यहाँ पर पार्ट 1 की हम बात करें तो वो है स्टडी बेसिक्स, जिसमें पहला स्टेप है मैनेज योर टाइम इन 5 मिनट्स अ डे। सबसे आम शिकायत जो मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ वो ये है कि उन्हें अपने कोर्स मटेरियल को पढ़ने का पूरा टाइम ही नहीं मिलता। मतलब कोर्स बहुत ज्यादा है जिसके लिए टाइम ही कम पड़ जाता है। मैथ्यू नाम के एक ग्रेड ए स्टूडेंट ने बताया कि कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। एक पॉइंट पर आकर स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि वो अपने पढ़ने की लिमिट तक पहुंच गए हैं और किसी भी हालत में एक दिन में पूरा काम कंप्लीट करना नामुमकिन है। उन्हें 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये सोच सही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम घंटों की नहीं है, बल्कि हर घंटा कैसे बिताया जाता है उसकी है। इसलिए इस गाइड बुक में पहला स्टेप है कि दिन के 5 मिनट में अपने टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के एक आम गलत फहमी, जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स भी नफरत करते हैं, वो गलत फहमी ये है कि उनका मानना है कि टाइम मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम एक दिन में जितना ज्यादा हो सके उतना काम कर सके। लेकिन अपने शेड्यूल पर कंट्रोल रखने का मकसद है आपके डेली के स्ट्रेस लेवल को कम करना। इसके लिए आपको 2 सिंपल चीजें चाहिए, कैलेंडर और एक लिस्ट। इसका बेसिक आइडिया ये है कि कैलेंडर पर अपने करने वाले सभी काम को उनकी डेडलाइन के साथ लिखें। अब ये कैलेंडर वो जगह बन जानी चाहिए जहां आप वो सब कुछ लिखते हैं जो आपको करने की जरूरत है। हमारे सिस्टम में ट्रिक ये है कि आपको 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही कैलेंडर से डील करना है। आप हर सुबह इस पर एक नजर डालें, देखें कि उस दिन आपको क्या क्या करना है, और फिर दिन भर में अगर कोई नया काम आपके मन में आता है तो उसे एक लिस्ट पर नोट करते जाए। फिर अगली सुबह आप उन्हें कैलेंडर में लिख सकते हैं, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। हर दिन अपने हर काम के साथ एक टाइम जरूर लेबल करें। ये एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पता लगाने के लिए है कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। और खुद के साथ स्ट्रिक्ट यानी कि इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। ब्रेक के लिए भी टाइम रखें और आप बेफिक्र होकर लंबे ब्रेक भी ले सकते हैं। इसका मकसद ये है कि हर सुबह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और 5 मिनट का समय आपके दिन को कम स्ट्रेसफुल बना सकता है। बेशक आप इसे हमेशा अप टू डेट नहीं रख सकते, लेकिन समय के साथ आप ऐसा करना सीख जाएंगे।
इस समरी से एक सबक जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश आपको लॉन्ग टर्म में कमाल का काम करने के लायक बना देती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, या कहे तो दूसरे स्टेप की तरफ। डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रास्टिनेशन। ये बहुत जरूरी है। जब मैंने इस बुक के लिए इंटरव्यू करना शुरू किया तो मैंने सबसे ज्यादा गौर, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा फोकस काम को कल पर टालने की आदत पर रखा। इस आदत को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। मैं ये सोच बैठा कि अगर ये स्टूडेंट ए स्टूडेंट है तो इसने तो पक्का इस बुरी आदत से पीछा छुड़ा ही लिया होगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि हर एक स्टूडेंट जिससे मैंने पूछा कि तुम प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे रोकते हो, उन सभी ने कहा हम इसे रोकते ही नहीं। मुझे सच में इस जवाब की उम्मीद नहीं थी और सच पूछो तो इस बात का कोई सेंस नहीं था। लेकिन फिर एक स्टूडेंट ने कहा मुझे नहीं लगता कि आप इस आदत को पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, आपको बस इसे लिमिट करने की कोशिश करनी होगी। मैंने उन स्टूडेंट से कई सारे सवाल पूछे। उनके जवाब सुनकर मैं सब चीजों को जोड़कर समझने की कोशिश कर रहा था। उनकी बातों से मुझे इतना समझ में आया कि काम को टालने की इच्छा को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो कोई ना कोई ऐसा काम सामने आ ही जाता है जो बहुत ही बोरिंग और बेकार होता है, लेकिन फिर भी हमें उसे करना ही पड़ता है। इस स्टेप का गोल इस आदत को छुड़ाना नहीं बल्कि ये सिखाना है कि जब आपको काम टालने की इच्छा हो तो आपको उसके आगे झुकना नहीं है। मैंने इस आदत को कुछ हद तक हराने के लिए एक प्लान बनाया है। पहला तो ये कि अपने काम के प्रोग्रेस की एक जर्नल रखें जिसमें आपको रिकॉर्ड करना है कि क्या आपने अपने सभी कामों को पूरा किया है या उन्हें टालने के बहानों के सामने घुटने टेक कर उन्हें टाल दिया। एक तरह से ये आपकी ईगो को झटका देने का एक जबरदस्त तरीका है। ये आपको रियलिटी से बचकर निकलने नहीं देगा, क्योंकि सच तो ये है कि आप सिर्फ आलसी हैं और आपके ईगो को ये अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा है कि अगर आप में एनर्जी कम है तो आप इस आदत की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए आपको अपने ब्रेन को एक मशीन के रूप में देखना होगा जिसे आपको मोटिवेट करने की और जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। पर सवाल ये है कि कैसे? सिंपल, ज्यादा पानी पीना शुरू करें। आप कितनी कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि कॉफी में बहुत कैफीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इस बात को समझे कि खाने का काम आपको एनर्जी देना है, इसलिए लिमिट में खाए और कभी भी कोई भी मील स्किप ना करे। तीसरी बात है कि डिफिकल्ट और डराने वाले काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम में कैसे बदला जाए। उस काम को करने के लिए एक अलग लोकेशन पर जाइए, जैसे कोई बुक स्टोर, रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप, और वहां जाने का टाइम सेट करें और उसके बारे में बहुत से लोगों को बताना ना भूलें। इस तरह आप उस मीटिंग को कैंसिल नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट है कि एक रूटीन बनाइए। हाँ, बेशक आपका रूटीन हर दिन बदलता रहता है, लेकिन हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जो बिल्कुल सेम रहता हो। जैसे कि मान लीजिए आप उसे ब्रेक के रूप में लेते हैं। रूटीन बनाने का गोल है काम को हैबिट में बदलना, ताकि आपको हर बार उस काम को करने के लिए खुद को मनाना ना पड़े। आगे 5वां पॉइंट है कि लास्ट में अपने हार्ड डेज को चुने, मुश्किल दिनों को चूज करें। कई दिन ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तब आपको अपने रिलैक्स करने या सोशलाइज करने जैसे कामों को साइड में रखना होगा। अगर आपको लगता है कि काम का ढेर लगने वाला है तो उसके ढेर लगने से पहले एडवांस में उसकी प्लानिंग करें। बहुत देर होने से पहले ही उसे कुछ समय देने से ये मुश्किल कुछ आसान हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहे तो आप उनके नेगेटिव इफेक्ट को कम कर पाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड स्टेप की। चूज व्हेन, वेयर एंड हाउ लॉन्ग। यानी कि जब पढ़ाई की बात आती है तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। ये कुछ बेसिक से सवाल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो इसका जवाब है सुबह सुबह। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उठकर पढ़ना चाहिए। उस समय आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस वक्त आप फ्रेश होते हैं, लेकिन रात में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके सोने के टाइम टेबल को डिस्टर्ब कर देता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर डालता है। दूसरा सवाल है आपको कहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए। किसी ऐसी जगह जहाँ पर शांति हो और कोई भी आपका ध्यान ना भटका सके। तीसरा सवाल है आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए। ब्रेक के बिना 1 घंटे से ज्यादा नहीं। 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, ब्रेक लीजिए। ब्रेक सिर्फ 5 या 10 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन उसे ऐसा होना चाहिए जो आपके माइंड को आपके काम से पूरी तरह हटाकर
आपको फ्रेश कर सके। तो ये सभी चीजें मिलकर के आपको ज्यादा प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड बनाएंगी। इसी के साथ अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो है क्विजेस एंड एग्जाम्स, जिसका पहला स्टेप है टेक स्मार्ट नोट्स। यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में एक सच ये है कि वो पढ़ने में बहुत बुरे होते हैं। जब वो पहले कॉलेज जाना शुरू करते हैं तो उन्हें पढ़ने के सही तरीके के बारे में गाइड करने वाला कोई नहीं होता। उन्हें अपने आप ही समझना होता है कि चीजों को कैसे मैनेज करें। पढ़ाई करने के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि पढ़ने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। ये जैसे एक स्किल की तरह होता है, कोई इसे बहुत बेहतरीन तरीके से करता है तो कोई सब गड़बड़ कर देता है। और यही बात तो स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स को अलग और खास बनाती है कि उन्होंने पढ़ने की स्ट्रेटेजी में मास्टरी हासिल कर ली। दूसरे पार्ट में बताई जाने वाली ज्यादातर इन्फॉर्मेशन और एडवाइजेस एग्जाम और क्विज दोनों के लिए काम करेगी। तो पहले क्विज और एग्जाम के बारे में सिंपल तरीके से बात करते हैं। अगर टेस्ट की वर्थ आपके फाइनल ग्रेड से 15% कम है तो इसे क्विज कहा जाता है, और उससे ज्यादा हो तो वो एग्जाम कहलाता है। अगर उसकी वर्थ 5% या उससे कम हो तो उसे छोटा क्विज कहते हैं। आपको इन छोटे क्विज पर ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रूप से अपनी सभी क्लास अटेंड कर रहे हैं और प्रोफेसर द्वारा पढ़ाई गई चीजों में अप टू डेट है तो आपको आसानी से अबव एवरेज स्कोर मिल जाएगा। तो आसानी से अबव एवरेज स्कोर कैसे हासिल किया जाए? तो इसका जवाब है कि हमेशा अपनी क्लास अटेंड करें। जैसे कि डार्थ माउथ की एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट लीडिया ने समझाया कि अगर आप कोई क्लास स्किप करते हैं तो जो आपने मिस किया है उसे पढ़ने में और कवर करने में आपको 2 गुना समय लगेगा, यानी कि डबल। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ क्लास अटेंड करना काफी नहीं है, बल्कि अच्छे से ध्यान से नोट्स लिखना भी बहुत जरूरी है। तो ये आपके स्ट्रेस और पढ़ने के समय को कम कर देता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं दूसरे स्टेप की, डिमोट योर असाइनमेंट्स। मतलब ये कि असाइनमेंट या प्रॉब्लम के सेट पढ़ने में ज्यादा टाइम ना लगाए, क्योंकि इससे आप जो काम करने वाले हैं उससे खुद को ज्यादा परेशान महसूस करेंगे। तो अब डेली असाइनमेंट की थकावट को कैसे कम कर सकते हैं? लगभग सभी स्टूडेंट्स डेडलाइन से 1 दिन पहले तक अपना काम पूरा नहीं करते, और ये सिर्फ ज्यादा प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। जबकि स्मार्ट स्टूडेंट्स को जब भी समय मिलता है वो असाइनमेंट पर थोड़ा थोड़ा काम लगातार करते रहते हैं और इस प्रॉब्लम से बच जाते हैं। जब भी कोई असाइनमेंट बोरिंग हो या काफी बड़ा हो तो उसे एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके लगातार उस पर काम करते रहे। इससे वो काम भी पूरा हो जाएगा और आपको बोर फील भी नहीं होगा। इस तरीके से आप आने वाले टेस्ट या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए समय बचा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो है मार्शल योर रिसोर्सेज। यानी कि स्मार्ट स्टूडेंट्स ने एक्चुअली में इस कोड को क्रैक कर लिया है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। अगर आप ठीक से नोट्स ले रहे हैं और अपने असाइनमेंट को इफेक्टिव ढंग से मैनेज कर रहे हैं तो पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। ये किसी भी टफ एग्जाम या क्विज की प्रिपरेशन को आसान बना देता है। आपको सिर्फ 2 चीजें करनी होगी। पहली तो ये कि अपने कोर्स के मटेरियल को स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करें। दूसरा ये कि इस मटेरियल को रिव्यू करें, एक स्टडी गाइड बनाकर इसकी शुरुआत करें। एक बार जब आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम के लिए कौन से नोट्स की जरूरत है तो उन्हें इकट्ठा करके एक पेपर क्लिप से साथ में बांध कर रखें। मेमोराइजेशन ऐड तैयार करें। ये उन चैप्टर्स के लिए है जिनमें कई फॉर्मूला और डेट्स को याद करने की जरूरत होती है। लेकिन इन सभी स्टेप्स को असरदार तरीके से काम करने के लिए आप एक ही दिन ऑर्गेनाइज करके पढ़ाई नहीं कर सकते, नहीं तो आपका ब्रेन बहुत थक जाएगा। इसीलिए हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आगे चौथा स्टेप है कॉन्कर द मटेरियल। कई हफ्ते अपने असाइनमेंट में से इम्पोर्टेंट नोट्स लेने के बाद अब बारी आती है सबसे जरूरी चीज की, यानी पढ़ने की। इस स्टेप को आमतौर पर एग्जाम की तैयारी समझा जाता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स कोई गाइडेंस न मिलने की वजह से अपना बहुत सारा टाइम इसमें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप उन स्टूडेंट्स में से एक नहीं होंगे, क्योंकि जो टेक्निक्स हम आपको बताने वाले हैं वो फास्ट और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपको बस उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करना होगा। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, चाहे वो फिलॉसफी हो या कैलकुलस, एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में उतारने का सबसे अच्छा तरीका है पहले उसे पढ़ना और फिर अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करना। बिना कुछ समझे सिर्फ रट्टा मारना बहुत गलत तरीका है। इस तरह आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि याददाश्त आपके पास कितनी मेंटल एनर्जी है उस पर डिपेंड करती है। इसलिए सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। अपने माइंड में चीजों को बैठाने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट तो करना ही होगा।
और एफर्ट करने के साथ आगे 5वें स्टेप में आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। इन्वेस्ट इन एकेडमिक डिजास्टर इंश्योरेंस, यानी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एग्जाम हॉल में वो हॉरर कहानी तो जरूर एक्सपीरियंस की होगी, जहां पर पहला सवाल बहुत ही आसान होता है, आपके पास काफी टाइम भी होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक आपके सामने एक ऐसा सवाल आता है जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा ही नहीं है कि उसे सॉल्व कैसे करना है, और इसे एकेडमिक डिजास्टर कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा तो होना ही है कि कोई एक सवाल आएगा जो आपको बिल्कुल नहीं आता हो, लेकिन स्ट्रेट ए स्टूडेंट इसे नहीं मानते। स्ट्रेट ए स्टूडेंट इसकी नौबत ही नहीं आने देते। एग्जाम हॉल में ब्लैंक माइंड से बचने का एक ही तरीका है कि अपने डाउट को एग्जाम से पहले ही क्लियर करें। जैसे अगर आपको क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आई तो आपको तुरंत किसी की मदद लेनी चाहिए। क्लास के दौरान सवाल पूछे या क्लास के बाद अपने प्रोफेसर से पूछे या अपने क्लासमेट से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में आपके पेपर ब्लैंक नहीं होंगे और ना ही ऐसे सवाल होंगे जिसे आप सॉल्व ना कर सके। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन आगे कुछ और भी चीजें हैं जो आपको करनी होगी, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। आगे छठा स्टेप है प्रोवाइड A+ आंसर्स, यानी कि फाइनली अब एग्जाम देने का टाइम है। लोगों में सबसे आम गलतफहमी ये है कि एग्जाम की तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि टेस्ट देने की अच्छी स्किल्स के बिना सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड स्टूडेंट भी एग्जाम में बहुत बुरा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, जैसे टाइम कम पड़ जाना, बहुत लंबे आंसर लिखना, करेक्ट आंसर नहीं दे पाना या क्वेश्चन को नहीं समझ पाना। लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ हम अपने सभी डर को खत्म कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले शांति से और अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़े, उसके बाद ही लिखना शुरू करें। ऐसा करने से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपको किस लेवल की डिफिकल्टी का सामना करना है और ये आपको सभी क्वेश्चन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है, टाइम की एक डेडलाइन को सेट करें। किसी भी एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट लगा सकते हैं। अब ये कैसे करना है, एग्जाम के लिए जितना भी टाइम दिया गया है उसमें से 10 मिनट कम कर दीजिए, फिर उसमें जितने भी सवाल है उससे डिवाइड कर दें। जो भी जवाब आएगा आप उतना ही टाइम एक सवाल को हल करने में बिता सकते हैं। हमने शुरू में जो 10 मिनट अलग रखे थे वो एक सेफ्टी कुशन है, क्या पता आपको एंड में कुछ और टाइम की जरूरत हो, तो ये स्ट्रेटेजी आपको टाइम की परेशानी से बचने में मदद करती है और आपका फोकस बनाए रखती है। तीसरी स्ट्रेटेजी आती है इजी से हार्ड सवालों की ओर आगे बढ़े। स्ट्रेट ए स्टूडेंट हमेशा उन सवालों को पहले हल करते हैं जो उनके लिए सबसे आसान होते हैं, क्योंकि उस टाइम में आपके पास भरपूर एनर्जी होती है और आपका माइंड फ्रेश होता है और आप उन सवालों के द्वारा फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये आप में कॉन्फिडेंस भरता है और आपकी मेमोरी को ट्रिगर भी कर सकता है, जो एक हार्ड सवाल को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। आगे चौथी स्ट्रेटेजी है, अगर किसी सवाल का जवाब थोड़ा लंबा है तो पॉइंट्स बना लीजिए। अगर आपने ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया और बीच में सोचने लगे तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस हो जाए या आपका जवाब क्लियर ना होकर के कंफ्यूज्ड आंसर बन जाए। पॉइंट्स बना लेने से आप स्मूथ तरीके से बिना रुके लिख पाएंगे। आगे पांचवी स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है वो है कि लिखने के बाद हमेशा अपने आंसर को चेक करें। हो सकता है कि आपको टाइम खत्म होने से पहले कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, तब आपको अपना पूरा पेपर जरूर चेक करना चाहिए। कई बार आप खुद अपनी गलतियां देखकर चौंक जाएंगे। लास्ट में डबल चेक करने से बहुत फर्क पड़ता है, आप कई गलतियों को होने से रोक सकते हैं। तो A+ आंसर्स कैसे प्रोवाइड करने हैं ये जानने के बाद अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो है एसेज एंड पेपर्स। कॉलेज में कई चीजों में से एक होता है पेपर राइटिंग। इसके लिए कई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की जरूरत होती है, फिर उसमें से काम की बातों को छांटना पड़ता है, उसे भी आर्ग्यूमेंट में बदलना पड़ता है और लास्ट में सब कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है और इसके लिए टाइम चाहिए, बहुत सारा टाइम। लेकिन अच्छी खबर तो ये है कि इसे भी आसान बनाया जा सकता है। पेपर राइटिंग प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, मौजूदा आर्ग्यूमेंट से हटना, दूसरा अपना खुद का आर्ग्यूमेंट बनाना और तीसरा उसे ठीक से प्रेजेंट करना। तो स्ट्रेट ए स्टूडेंट पेपर राइटिंग कैसे सीखते हैं, वो इन तीनों हिस्सों को अलग अलग चैलेंज के रूप में लेते हैं और 8 आसान स्टेप्स की मदद से उन्हें एक एक करके हैंडल करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हर पेपर राइटिंग असाइनमेंट एक जैसा नहीं होता। रिसर्च पेपर और क्रिटिकल एनालिसिस ऐसे इनके एग्जाम्पल है।
एक रिसर्च पेपर में आपको एक टॉपिक चुनकर ओरिजिनल रिसर्च करके अपने ओरिजिनल थीसिस को समझाना पड़ता है। क्रिटिकल एनालिसिस आमतौर पर छोटे होते हैं, जिसमें आपके क्लास की 1 या 2 असाइनमेंट की एनालिसिस की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च पेपर की तुलना में ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि कॉलेज के राइटिंग असाइनमेंट में कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप आता है टारगेट अ टिटिलेटिंग टॉपिक, यानी कि पहला स्टेप होता है अपने टॉपिक को चूज करना। किसी ऐसे टॉपिक को चुनना चाहिए जो आपको एक्साइट कर सके, लेकिन जो आपके असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन के अंदर हो। आपके द्वारा उस पेपर पर किया जाने वाला हर काम इसी स्टेप से कनेक्टेड होता है। इसलिए अगर आपको उस टॉपिक में दिलचस्पी नहीं है तो आपको वो टॉपिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका राइटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस दिन आपके प्रोफेसर असाइनमेंट के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, आपको तुरंत एक्टिव होकर अपना मनपसंद टॉपिक ढूंढना चाहिए। अगर आपको टॉपिक ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो क्या करें? ऐसे में 2 ऑप्शन हैं। आप अपने प्रोफेसर को कुछ आइडियाज दे सकते हैं और फिर उन्हें उसमें से कुछ सिलेक्ट करने को कह सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने मेन या प्राइमरी सोर्स को ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे स्टेप की। कंडक्ट अ थीसिस हंटिंग एक्सपेडिशन, यानी कि फाइनली अपना टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपको एक थीसिस बनाने की जरूरत है जो आपके आर्ग्यूमेंट को दमदार बना सके। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी थीसिस के लिए शुरुआती रिसर्च करना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी थीसिस असल में प्रैक्टिकल भी है या नहीं। एक क्रिटिकल एनालिसिस ऐसे के लिए थीसिस बनाना आसान है। आपको बस लेक्चर के नोट्स और अपनी रीडिंग को रिव्यू करना है जो ऐसे से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर एक रिसर्च पेपर के लिए थीसिस ढूंढना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ कोई सोर्स मटेरियल नहीं होता या स्पेसिफिक सवाल नहीं होते। आपके पास बस एक जनरल टॉपिक होता है। इस बुक के लिए मैंने जिन स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे अपने 2 गोल बताए जो वो रिसर्च पेपर के थीसिस के दौरान पहुंचते हैं। पहला तो ये कि एक इंटरेस्टिंग थीसिस खोजे जिसे आप असाइनमेंट के दायरे में सपोर्ट कर सकते हो, और दूसरा ये कि इस खोज के लिए जितना समय चाहिए उसे कम करने की कोशिश करें। डार्टमथ के एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट क्रिस ने बताया कि कैसे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरुआत करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका टॉपिक टर्की के कर्ड्स यानी कि कुर्दों के बारे में है तो उनके बारे में हाल ही में पब्लिश की गई जनरल हिस्ट्री को पढ़े। उसके बाद उस सोर्स में बताए गए बुक्स और आर्टिकल्स को खोजे। ये किताबें और आर्टिकल्स आपके टॉपिक पर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। अंत में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका थीसिस अच्छा खासा बना है या नहीं बना है? तो एक अच्छे थीसिस में 4 खासियत होनी चाहिए। वो दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाला होना चाहिए। उसमें हर डिटेल पर ध्यान दिया हुआ होना चाहिए। वो डायरेक्ट होना चाहिए और डिटेल्ड होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि थीसिस आपके पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसलिए अगर आपका थीसिस दमदार होगा तो बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएगी। थीसिस राइटिंग प्रोसेस के दौरान बदलता भी है और डेवलप भी करता है, तो उस बदलाव के लिए तैयार रहे और उसे खुले दिमाग से एक्सेप्ट करे। आगे छठा स्टेप है प्रोवाइड A+ आंसर्स, यानी कि फाइनली अब एग्जाम देने का टाइम है। लोगों में सबसे आम गलतफहमी ये है कि एग्जाम की तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि टेस्ट देने की अच्छी स्किल्स के बिना सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड स्टूडेंट भी एग्जाम में बहुत बुरा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, जैसे टाइम कम पड़ जाना, बहुत लंबे आंसर लिखना, करेक्ट आंसर नहीं दे पाना या क्वेश्चन को नहीं समझ पाना। लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ हम अपने सभी डर को खत्म कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले शांति से और अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़े, उसके बाद ही लिखना शुरू करें। ऐसा करने से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपको किस लेवल की डिफिकल्टी का सामना करना है और ये आपको सभी क्वेश्चन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है टाइम की एक डेडलाइन को सेट करें। किसी भी एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट लगा सकते हैं। अब ये कैसे करना है? एग्जाम के लिए जितना भी टाइम दिया गया है उसमें से 10 मिनट कम कर दीजिए, फिर उसमें जितने भी सवाल है उससे डिवाइड कर दें। जो भी जवाब आएगा आप उतना ही टाइम एक सवाल को हल करने में बिता सकते हैं। हमने शुरू में जो 10 मिनट अलग रखे थे वो एक सेफ्टी कुशन है। क्या पता आपको एंड में कुछ और टाइम की जरूरत हो, तो ये स्ट्रेटेजी आपको टाइम की परेशानी से बचने में मदद करती है और आपका फोकस बनाए रखती है। तीसरी स्ट्रेटेजी आती है इजी से हार्ड सवालों की ओर आगे बढ़े।
स्ट्रेट ए स्टूडेंट हमेशा उन सवालों को पहले हल करते हैं जो उनके लिए सबसे आसान होते हैं, क्योंकि उस टाइम में आपके पास भरपूर एनर्जी होती है और आपका माइंड फ्रेश होता है और आप उन सवालों के द्वारा फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये आप में कॉन्फिडेंस भरता है और आपकी मेमोरी को ट्रिगर भी कर सकता है, जो एक हार्ड सवाल को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। आगे चौथी स्ट्रेटेजी है, अगर किसी सवाल का जवाब थोड़ा लंबा है तो पॉइंट्स बना लीजिए। अगर आपने ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया और बीच में सोचने लगे तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस हो जाए या आपका जवाब क्लियर ना होकर के कंफ्यूज्ड आंसर बन जाए। पॉइंट्स बना लेने से आप स्मूथ तरीके से बिना रुके लिख पाएंगे। आगे पांचवी स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है वो है कि लिखने के बाद हमेशा अपने आंसर को चेक करें। हो सकता है कि आपको टाइम खत्म होने से पहले कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, तब आपको अपना पूरा पेपर जरूर चेक करना चाहिए। कई बार आप खुद अपनी गलतियां देखकर चौंक जाएंगे। लास्ट में डबल चेक करने से बहुत फर्क पड़ता है, आप कई गलतियों को होने से रोक सकते हैं। तो A+ आंसर्स कैसे प्रोवाइड करने हैं ये जानने के बाद अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो है एसेज एंड पेपर्स। कॉलेज में कई चीजों में से एक होता है पेपर राइटिंग। इसके लिए कई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की जरूरत होती है, फिर उसमें से काम की बातों को छांटना पड़ता है, उसे भी आर्ग्यूमेंट में बदलना पड़ता है और लास्ट में सब कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है और इसके लिए टाइम चाहिए, बहुत सारा टाइम। लेकिन अच्छी खबर तो ये है कि इसे भी आसान बनाया जा सकता है। पेपर राइटिंग प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, मौजूदा आर्ग्यूमेंट से हटना, दूसरा, अपना खुद का आर्ग्यूमेंट बनाना और तीसरा, उसे ठीक से प्रेजेंट करना। तो स्ट्रेट ए स्टूडेंट पेपर राइटिंग कैसे सीखते हैं? वो इन तीनों हिस्सों को अलग अलग चैलेंज के रूप में लेते हैं और 8 आसान स्टेप्स की मदद से उन्हें एक एक करके हैंडल करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हर पेपर राइटिंग असाइनमेंट एक जैसा नहीं होता। रिसर्च पेपर और क्रिटिकल एनालिसिस ऐसे इनके एग्जाम्पल है। एक रिसर्च पेपर में आपको एक टॉपिक चुनकर ओरिजिनल रिसर्च करके अपने ओरिजिनल थीसिस को समझाना पड़ता है। क्रिटिकल एनालिसिस आमतौर पर छोटे होते हैं, जिसमें आपके क्लास की 1 या 2 असाइनमेंट की एनालिसिस की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च पेपर की तुलना में ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि कॉलेज के राइटिंग असाइनमेंट में कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप आता है टारगेट अ टिटिलेटिंग टॉपिक, यानी कि पहला स्टेप होता है अपने टॉपिक को चूज करना। किसी ऐसे टॉपिक को चुनना चाहिए जो आपको एक्साइट कर सके, लेकिन जो आपके असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन के अंदर हो। आपके द्वारा उस पेपर पर किया जाने वाला हर काम इसी स्टेप से कनेक्टेड होता है। इसलिए अगर आपको उस टॉपिक में दिलचस्पी नहीं है तो आपको वो टॉपिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका राइटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस दिन आपके प्रोफेसर असाइनमेंट के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, आपको तुरंत एक्टिव होकर अपना मनपसंद टॉपिक ढूंढना चाहिए। अगर आपको टॉपिक ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो क्या करें? ऐसे में 2 ऑप्शन हैं। आप अपने प्रोफेसर को कुछ आइडियाज दे सकते हैं और फिर उन्हें उसमें से कुछ सिलेक्ट करने को कह सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने मेन या प्राइमरी सोर्स को ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे स्टेप की, कंडक्ट अ थीसिस हंटिंग एक्सपेडिशन, यानी कि फाइनली अपना टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपको एक थीसिस बनाने की जरूरत है जो आपके आर्ग्यूमेंट को दमदार बना सके। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी थीसिस के लिए शुरुआती रिसर्च करना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी थीसिस असल में प्रैक्टिकल भी है या नहीं। एक क्रिटिकल एनालिसिस ऐसे के लिए थीसिस बनाना आसान है। आपको बस लेक्चर के नोट्स और अपनी रीडिंग को रिव्यू करना है जो ऐसे से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर एक रिसर्च पेपर के लिए थीसिस ढूंढना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ कोई सोर्स मटेरियल नहीं होता या स्पेसिफिक सवाल नहीं होते। आपके पास बस एक जनरल टॉपिक होता है। इस बुक के लिए मैंने जिन स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे अपने 2 गोल बताए जो वो रिसर्च पेपर के थीसिस के दौरान पहुंचते हैं। पहला तो ये कि एक इंटरेस्टिंग थीसिस खोजे जिसे आप असाइनमेंट के दायरे में सपोर्ट कर सकते हो, और दूसरा ये कि इस खोज के लिए जितना समय चाहिए उसे कम करने की कोशिश करें। डार्टमथ के एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट क्रिस ने बताया कि कैसे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरुआत करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका टॉपिक टर्की के कर्ड्स यानी कि कुर्दों के बारे में है तो उनके बारे में हाल ही में पब्लिश की गई जनरल हिस्ट्री को पढ़े। उसके बाद उस सोर्स में बताए गए बुक्स और आर्टिकल्स को खोजे। ये किताबें और आर्टिकल्स आपके टॉपिक पर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। अंत में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका थीसिस अच्छा खासा बना है या नहीं बना है?
तो एक अच्छे थीसिस में 4 खासियत होनी चाहिए। वो दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाला होना चाहिए। उसमें हर डिटेल पर ध्यान दिया हुआ होना चाहिए। वो डायरेक्ट होना चाहिए और डिटेल्ड होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि थीसिस आपके पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसलिए अगर आपका थीसिस दमदार होगा तो बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएगी। थीसिस राइटिंग प्रोसेस के दौरान बदलता भी है और डेवलप भी करता है, तो उस बदलाव के लिए तैयार रहे और उसे खुले दिमाग से एक्सेप्ट करें।